दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इससे अंतर्गत हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जो आपका होता है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, जिसे हम लोग कहते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। और साथ ही में आज आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हैंड रिटन में, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जिनको भी चाहिए वही लोग मैसेज करें। सभी लोग मैसेज करके अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। साथ ही में जिनको भी चाहिए वो लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपना जो चैप्टर था उसमें जो आज का हमारा नया लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 5 उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो आपका बायोगैस से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्लास 12 की जो आपका चैप्टर है उसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपका होने वाला है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक, यानी कि जो आपकी बायोगैस होती है उसके उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मददगार साबित होते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली लाइन क्या लिखी गई है कि बायोगैस गैसों का वह समूह होता है। ठीक, तो होता यह है कि जो आपका बायोगैस होता है वह गैसों का वह समूह होता है जिसमें क्या होती है, मीथेन गैस होती है। जो मीथेन गैस होती है आपकी वो 50 से 70% तक होती है बायोगैस में। और साथ ही में कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया, H2 हो गया प्लस H2S हो गया। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि 50 से 70% तक आपकी मीथेन होती है और बाकी जितने परसेंटेज बचे आपके उसमें CO2 गैस होती है, H2 गैस होती है, साथ ही में H2S गैस भी सम्मिलित होती है। ठीक, अगली लाइन लिखी गई है कि जैव भारों से प्राप्त जैव ऊर्जा का जो स्रोत होता है गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। ठीक, यानी होता यह है कि जो आपके जैव भार होते हैं उनसे जो प्राप्त जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसको हम लोग जैव गैस कहते हैं। ठीक, अगली लाइन लिखी गई है इसमें कि पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि जो जैव गैस या कह सकते हैं कि जो बायोगैस होती है उसका निर्माण पशुओं के गोबर से होता है। ठीक, और गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या फिर बायोगैस भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई बायोगैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बातें इनमें जान लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो होता यह है कि जो आपका अपशिष्ट जैव भार होते हैं को मेथोजोइक जीवाणुओं द्वारा, उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं मीथेनोबैक्टीरियम, ठीक, द्वारा अनाक्षी विघटन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। होता यह है कि जो आपका अपशिष्ट जैव भार होता है उसको मेथोजेनिक जीवाणु उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं मेथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्षी विघटन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इससे प्राप्त गैस में मीथेन अधिक मात्रा में होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका बायोगैस होता है उसमें 50 से 70% तक लेकर के आप लोगों का मीथेन गैस होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इससे प्राप्त जो गैस होती है उसमें मीथेन गैस जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। साथ ही में जंतुओं के विशिष्ट जैव भार में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसका पाचन करके जीवाणु मीथेन गैस बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेलुलोज होता है, जो आपके जंतु होते हैं उनके जो विशिष्ट जैव भार होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है और उसी का पाचन करते हैं आपके मेथेनोबैक्टीरियम जो आपका जीवाणु होता है जिससे आपकी मीथेन गैस बनती है। ठीक, तो एक यहाँ पर समीकरण आप लोग देख सकते हैं कि C6H12O6 क्या होता है कि मिथेनोबैक्टीरियम इस पर क्रिया करता है तो क्या चीज़ बनती है आपकी 3CH4 प्लस में आपका 3CO2। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका गोबर गैस होता है जिसे हम लोग बायोगैस भी कहते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो अब हमारा पॉइंट है बायोगैस या फिर कह सकते हैं गोबर गैस संयंत्र के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका होता है स्लरी टैंक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गोबर गैस या फिर इसका कह सकते हैं कि बायोगैस का प्लांट लगवाता है तो उसमें क्या क्या भाग उसके लिए होते हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका वो होता है आपका स्लरी टैंक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लरी टैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक छोटे से टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें होता है इसमें बहुत छोटा सा टैंक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं गोबर में पानी मिलाते हैं। साथ ही में जब मिलाने के बाद उसे हम क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं। ठीक, यानी कि गोबर को पानी में मिलाने के बाद उसे स्लरी बनाते हैं और इस स्लरी को पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक से जोड़ा जाता है। तो ये डाइजेस्टर जो टैंक होता है ये आपका दूसरा पार्ट होता है
बायोगैस संयंत्र का। ठीक, तो आपका जो डाइजेस्टर टैंक होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यह एक टैंक है जो 10-15 फीट गहरा होता है। ठीक, यह क्या होता है, यह एक टैंक होता है जो 10-15 फीट गहरा होता है, जिसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी होती हैं और स्लरी को संग्रहित किया जाता है। होता यह है कि जो स्लरी हम लोग बना रहे थे उसको हम लोग इसमें भेजेंगे और इसमें संग्रहित करेंगे। फिर क्या होगा, यहीं पर गोबर का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो जीवाणु होंगे यहीं पर गोबर का अपघटन करेंगे जिससे बायोगैस प्राप्त होगी। ठीक, यह टैंक आपका वायुरोधी होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब मान लीजिए बायोगैस प्राप्त हो गए, उसके बाद में फिर हम लोग जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है इसी गोबर गैस संयंत्र का, उसे हम लोग समझते हैं। जो आपका तीसरा पार्ट होता है वो आपका होता है गैस होल्डर के बारे में, यानी कि बायोगैस बन चुकी है, अब हम लोग गैस होल्डर के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा पार्ट होता है आपका गोबर गैस संयंत्र का। तो बायो गैस होल्डर क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो डाइजेस्टर टैंक में बनी गैस तैरते हुए ऊपर की ओर गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका डाइजेस्टर टैंक था उसमें क्या हो रही थी, जो गैस थी वो बन चुकी थी। अब वो गैस क्या होगा, ऊपर की ओर तैरते हुए कहाँ पर आ जाएगी, गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाएगी और इस होल्डर में एक निकास पाइप उपस्थित होता है। ठीक, होता यह है कि इस होल्डर में एक निकास पाइप भी बनाया जाता है जिससे अगल बगल के घरों में गैस की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा किया जाता है। ठीक, इसके बाद में फिर एक और टैंक होता है आपका, या फिर कह सकते हैं जो बायोगैस संयंत्र का एक और पार्ट होता है जो आपका होता है स्लज टैंक। ठीक, तो स्लज टैंक क्या होता है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अपघटन के बाद बचे गोबर को टैंक से जुड़े पाइप द्वारा निकाला जाता है। ठीक, होता ये है कि अपघटन मान लीजिए हो गया, गैस बन चुकी है। अब गैस बनने के बाद जो गोबर बच गए हैं उनको क्या करेंगे, टैंक से जो जुड़ा एक पाइप होगा उसके द्वारा निकाला जाएगा और इस गोबर का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है तथा गैस ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि होता यह है कि जैसे मान लीजिए गोबर से हम लोग बनाते हैं बायोगैस। अब बायोगैस बनने के बाद जो गोबर बच जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, खेतों में उपयोग कर लेते हैं उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, और जो गैस होती है गैस का हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेते हैं लाइट वगैरह जलाने में, और गोबर का उपयोग हम लोग कर लेते हैं खेतों में खाद वगैरह डालने के लिए। ठीक, तो यहाँ तक जो आपका बायोगैस था उससे बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बायोगैस अगर आप लोग लगवाते हैं तो उनके क्या क्या फ़ायदा होते हैं, और जैसे ही आपने इनके फ़ायदे पढ़ लिए बस आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जो बायोगैस होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला पॉइंट है आपका इसमें कि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब ये है जो बायोगैस होती है उसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग भोजन बनाने में कर सकते हैं, रोशनी वगैरह के लिए हम लोग कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं लाइट जलाने के लिए हम लोग बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही में अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि इससे प्राप्त जो उप उत्पाद होता है उसको उर्वरक के रूप में लिया जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इससे जो आपका प्राप्त उत्पाद होंगे, यानी कहने मतलब ये है कि जो आपका उप उत्पाद क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोबर जो आपका बच जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में अगला इसका लास्ट पॉइंट जो है, इसके द्वारा गोबर से होने वाले प्रदूषण समाप्त हो सकते हैं। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि इसके द्वारा गोबर से होने वाले जो प्रदूषण होंगे वो भी आपके समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग के जितने भी बायोगैस के बारे में जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। अगर आपने वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और साथ ही में अगर ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग किस प्रकार से लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।